students of Paramount School. I am talking to all the students from class 8 up to class 10+2. मैं आपको कुछ जनरल बातें 2 मिनट समझाना चाहूँगा। आपको पता है कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड के दौरान जो आपको ऑनलाइन टीचिंग दी जा रही है, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन इट, हैं कुछ कमियां, लेकिन फिर भी टीचर्स आर वर्किंग हार्ड, बड़ी मेहनत कर रहे हैं टीचर्स। और ये आप स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है बेटे कि आप कितना पकड़े उन बातों को, कितना नहीं पकड़े, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और हो सकता है ये ऑनलाइन टीचिंग जो लंबे समय तक चले तो आपको इसका आदी भी बनना पड़ेगा। तो मैं महसूस कर रहा था कि भाई खासतौर पे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि 10+1+2 को इंग्लिश के लेसन में दे रहा हूँ, तो आई वाज टीचिंग ओनली टेक्स्ट बुक्स, बट ग्रामर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग होता है। मैं वो नहीं दे पा रहा था, कारण ये था, बच्चों को शायद ध्यान नहीं है कि कोरोना पीरियड के दौरान मेरा हाथ में, दाएं हाथ के इसमें यहाँ जो रिस्ट पे कलाई पहुंचा, इसमें फ्रैक्चर आ गया था। 1 महीना हाथ जो है प्लास्टर में रहा, उसके बाद वार में बैंडेज वगैरह बांधता रहा। तो अब कुछ हाथ पूरा तो भी नहीं खुल रहा, लेकिन कुछ काम करने लगा है, चौक करने लायक में हो गया हूँ। तो मैं जनरल इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा और वो ग्रामर के बारे में आपको मैं बताऊं। ग्रामर तो सभी क्लासेस की, चाहे वो 6th क्लास का स्टूडेंट है, 8th का है, 10th का है या 10+2 का है, सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स की ग्रामर तो वही होती है। अब आप आर्टिकल जो ले लीजिए, अब आर्टिकल तो यही है, वही 9th वाले बच्चे के लिए है, वही जो MA वाला स्टूडेंट है, BA वाला स्टूडेंट है, उसके लिए है। यही नरेशन का है, यही वॉइस का है, यही टेंसेस का है, हर चीज का ग्रामर तो एक बेस है आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका। और ग्रामर आपके यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वरना आप बार बार जो है गलतियां करके मार खाएंगे। तो मैं आपको आज इसी विषय के ऊपर जो है बोलता हुआ और मैं टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ। मैं टेंसेज आपके शुरू करने जा रहा हूँ। टेंसेज जो कि बेस है इंग्लिश सीखने का। मैं कहता हूँ यदि विद्यार्थी के पास टेंस है, मास्टरी है टेंस पे उसकी, और उसके पास कुछ वोकैबुलरी है, कुछ वर्ड्स हैं, अपने 2-2.5 हज़ार कम से कम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास होने चाहिए। तो बस इंग्लिश में कोई देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। इसलिए आप ध्यान से समझें, जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपके एक्स प्रिंसिपल हैं स्कूल के, श्री राजवीर जी, उनके फोन के थ्रू जो है, मोबाइल के थ्रू आपको मेरा ये काम हर रोज मिलेगा। और आपने काम जो है भेजना मेरे फोन नंबर पे है। मेरा नंबर है, यदि नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, 9813037147। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप काम करके भेजा इस नंबर पे करेंगे और डेली हम जो है
उसके अतिरिक्त ये काम आपका जो है चलेगा। तो आज ये 21 तारीख है, और हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस, टेंस का यदि आप हिंदी में समझोगे तो टेंस को काल कहते हैं। काल, काल का मतलब है समय। समय, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइमिंग्स। समय 3 होते हैं। एक समय होता है जो बीत गया, जो समय आपका जा चुका है। अभी मैंने बोर्ड पे लिखे तो ये जो है बीते हुए समय में जा चुकी है चीजें, पहले लिखे मैंने, इस समय नहीं। एक जब मैं अब जो काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये होता है वर्तमान का समय, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इंग्लिश को। और तीसरा जो समय आगे आएगा, 1 मिनट आगे आएगा, कल आएगा, 1 महीने आगे आएगा, 1 वर्ष आगे आएगा, तो आगे आने वाला समय जो है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, भविष्य काल कहलाता है वो। तो काल 3 होते हैं, यू प्लीज नोट डाउन। पहला है आपका पास्ट टेंस, इसको हिंदी में आप भूतकाल कहते हैं। भूत सुना होगा आपने, गांव में कहते हैं, गांव में कहते हैं भूत बन गया, भूत। भूत कुछ नहीं होता। भूत का मतलब है जो गुजर गई चीज, जो बीत गई। तो जो समय गुजर गया दैट इज भूत, दैट इज पास्ट। दूसरा जो टाइम होता है दैट इज प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ये वर्तमान काल है, जो समय अब चल रहा है, वर्तमान काल। और तीसरा आने वाला समय, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो आपको हर स्टूडेंट को ये याद करना है कि देयर आर 3 टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन जो 3 टेंस हैं, इनमें प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। हर टेंस को आगे जो है उसके सब डिवीजन हैं, छोटे भाग हैं उसके। उनको जो है प्रत्येक टेंस के 4 भाग। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है परफेक्ट।
भाग, प्रत्येक आपके जो टेंसेज हैं उनके जो है 4 भाग होते हैं। तो इस तरह से यदि हम इन जनरल कहें तो देर आर 12 टेंसेज इन ऑल, 12 टेंस हुए, 3 टेंस हैं, तीनों के 4 भाग। अब नाम लेने लगेंगे हम। पहला टेंस है, जैसे पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस को हम जो उसके हिस्सों के नाम लेने लगे तो हम कहेंगे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर हिस्से के साथ जो उस टेंस का नाम लगेगा पर। इसी तरह प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में नाम लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड इट इज ऑल्सो इन द केस ऑफ फ्यूचर टेंस ऑल्सो। उसमें भी यही बात है कि आप उसके विचारों यही तो इस तरह 4 भाग प्रत्येक टेंस के, तीनों के, तो कुल मिला के 12 टेंस हुए हमारे। और आज हम पहला जो टेंस है वो शुरू करेंगे, दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज इंडेफिनिट। तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट। वैसे हम बोलने में जो है बोल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अब टेंस को समझने के लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी 12 जो टेंस बताए मैंने, तो 12 टेंस जो है उनकी पहचान सबकी अलग अलग है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। यदि 12 सेंटेंस आपकी कॉपी में लिख दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इन 12 जो वाक्य हैं, 12 सेंटेंस जो दिए हैं, इनमें से आप यूं छांटिए कि भाई कौन सा वाक्य किस टेंस का है, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे? यदि आपको पहचान का पता है, पहचान आती है कि भाई इस टेंस की ये पहचान, उसकी ये पहचान, तो आप बता देंगे। अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, इन बोथ द लैंग्वेजेस पहचान होना बहुत जरूरी है। टेंस की पहचान इंग्लिश में भी अगर सेंटेंस लिख दिए जाए तो वी मे आस्क यू, पूछा जा सकता है आपसे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो अब विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब कुछ जाने आप किस टेंस में कौन सा वर्ब आता है या क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, आप वो पहचान नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं यूं चाहूंगा सबसे पहले कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपका पहला टेंस आज हम जो आरंभ करने जा रहे हैं, उसकी पहचान हिंदी में आपको आए, फिर इंग्लिश में आ जाएगी पहचान। आप अपनी नोटबुक से लेके बैठें और उसमें नोट करें कि जिस हिंदी के वाक्य के अंत में, अंत देखना हमने हिंदी के वाक्य का कितना ही लंबा कितना ही बड़ा वाक्य हो, उसके लास्ट वर्ड्स देखने हैं हमने। जिस हिंदी के वाक्य के अंत में
क्या बताया मैंने? हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ती है आदि शब्द आए, क्योंकि ये बदलते रहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसी में होगा तो और जो है ता ती में लगेगा। यदि आपका जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो और लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको पहचान, जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है तो इसका अंतिम शब्द देखिए आप, अंत में है ता है, खेलता है ता है, ता है तो ये आपको डेफिनेट रहना चाहिए पक्का कि भी ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको बनाना है। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं, अंत में देखिए आप ते हैं, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं, तो ये जब ते हैं आया है तो आपको आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, यकीन हो पक्का कि ते हैं आया अंत में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य इसको बनाने के लिए, बनाने की जो है विधि, बनाओगे कैसे, तो हिंदी में ये पता लग गया आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसको बनाओगे कैसे। तो उसको बनाने के लिए नंबर 1 जो हिंदी का वाक्य है उसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता। कर्ता की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मोस्टली मैं पूछता हूं बच्चों से क्लास में, कर्ता किसे कहते हैं? बच्चे कहते हैं काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। मैं कहता हूं गलत है डेफिनेशन। सही डेफिनेशन है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट, वो करता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चों के बारे में बताया है तो बच्चे सब्जेक्ट हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूं, मेरे बारे में बताया है, मैं अपने बारे में, तो सब्जेक्ट आई है। तो नंबर 1 जो है आप सब्जेक्ट की जो भी अंग्रेजी होती हो, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में चेंज करके और वो लगा देंगे सब्जेक्ट कर्ता। नंबर 2 कर्ता के बाद जो है वर्ब आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वर्ब क्रिया। अब वर्ब की मतलब क्या अपनी भाषा होती है, आपको हिंदी में अपनी भाषाएं आनी चाहिए। वर्ब क्रिया, क्रिया वो शब्द होता है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जिसमें काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जब आप बनाओगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करोगे वर्ब की, जो रूट वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। आगे बताएंगे आपको कहीं की ऐसी ये लगेगा इसमें, वो बाद की बात है समझने की। नंबर 3 वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कर्म, क्रिया। तो बाद में कर्म आता है। ये आपका जो है सिलसिला रहेगा वर्डों के जमाने का। जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब की पहचान मैंने बताई है,
जिसमें काम करना होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। मोटी पहचान बताता हूं, अपनी भाषा में ग्रामर में लिखनी मिलेगी। सुन लो ध्यान से, जिस हिंदी के शब्द के पीछे ना आए, ना ना, दैट इज वर्ब, वो वर्ब होता है। खाना पीना, सोना उठना, खेलना, हंसना रोना, खरीदना बेचना, ना ना जिसके पीछे आए वो वर्ब होता है। उसकी अंग्रेजी लगा के आप वर्ब को लगा दो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है सेंटेंस बन गया। अब इसमें मैंने बताया एक नोट जो आपको देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा नोट, बहुत जरूरी है। इस नोट के बिना ये टेंस अधूरा है और आप बार बार गलती करेंगे यदि इस चीज को अच्छे से नहीं सुनेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे। तो इस नोट को, नोट है कि यदि कर्ता जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, यदि कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर हो तो ध्यान दें अब यहां, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। सारा खेल इस टेंस का इस नोट पे डिपेंड करेगा। ये नोट जो मैंने दिया है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म के बाद, जो फर्स्ट फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद, उसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, ये आपको अनुभव के आधार पर, इसका कोई रूल नहीं है, कोई 100% रूल इस पर फिट नहीं बैठता। ये अनुभव के आधार पर आप बता पाएंगे भाई किस वर्ग के पीछे ईएस लगेगा, किसके पीछे एस लगेगा। तो नहीं लगाओगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, दोनों शर्तें पूरी हो, थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर नंबर एक वचन भी हो। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप सेंटेंस देखता हूं, वह जाता है, वह जाता है। अब ये देखिए अंत में ता है, ये पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। अब इसको बनाने की जो मैंने विधि बताई है वो विधि देखिए। ही पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना,
ही गोज। असली सेंटेंस ये है, ही गोज, वो जाता है। कितना लंबा करो सेंटेंस को, पहले वो स्कूल जाता है, ही गोज आगे टू स्कूल, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। तो आगे तो आपका प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में कई बातें आ जाती हैं। मेन चीज जो है आपका सब्जेक्ट की पहचान और वर्ब, और यदि थर्ड पर्सन एक वचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस यदि जोड़ना भूल गए तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगली बात बताता हूं, यदि जो है थर्ड पर्सन एक वचन ना हो, वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे जाते हैं, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाओगे आप, वे जाते हैं, वे सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, गो। क्या इसके पीछे भी आप यस लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो है, लेकिन एक वचन नहीं है। दे, वे देखा एक से, इसलिए ऐसे एस नहीं लगेगा। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके पीछे दे गो, बहुवचन वर्ब। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए ऐसे एस लगाने के लिए। दोनों शर्तें कौन कौन सी, फिर सुन लो। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ये अब आपको पर्सन याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं। उसके बाद कल हम जो है, अब सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम आपको सारे सेंटेंसेस के बारे में, जो टाइप्स है सेंटेंसेस की, वो शुरू करें। कब से? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस कल से हम शुरू करेंगे। तो आज आप अब पर्सन भी मैं लिख देता हूं। पर्सन जो है देखिए, आई, माई, मी, वे, आवर, us, you, your, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them, ये आपके पर्सन पर्सन प्रोनाउन। ये इनके केसेस होते हैं। ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं इसको, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ये पोजेसिव केस है और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। तो यहाँ देखोगे आप, ये जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, प्रोनाउन दी फर्स्ट पर्सन, और ये खाली जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, और ये सारे बाकी जो है ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो आज तो इतना ही, दैट्स ऑल। कल हम दोबारा से ही कोई पर्सन प्रोनाउन के बारे में आपको समझाऊंगा और
सेंटेंसेज अफर्मेटिव, जो साधारण वाक्य होते हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको टेंसेज करना चाहूँगा सभी क्लासेस को, ताकि टेंस एक बार यदि आपके हो जाए तो आप उसमें कोई जो है इंग्लिश लैंग्वेज मार नहीं खाएंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। फिर सुन लो एक बार, काम आपने मेरे नंबर में भेजना, मैंने नंबर लिख दिया था 9813037147, और काम आपको मिलेगा इंग्लिश का मेरा ये लेसन जो है आपके जो एक्स प्रिंसिपल थे श्री राजवीर सिंह जी, उनके मोबाइल से काम मिलता रहेगा डेली। थैंक यू।